स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत में अनगिनत परिवारों को कहीं ना कहीं छूता ही है। यह है पारिवारिक संपत्ति का मौखिक बंटवारा। जी। अक्सर हम देखते हैं भाइयों के बीच जुबानी जमा खर्ची से हो जाता है फटाफट, लेकिन बाद में पता चलता है कि यही चीज कानूनी पछड़ों का एक बड़ा कारण बन गई है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वे इस काफी जटिल विषय का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से यह समझना कि आखिर कब एक बिना लिखा पढ़ी वाला मतलब मौखिक बंटवारा कानूनी तौर पे मान्य होता है, हाँ। कब और कैसे उसे चुनौती दी जा सकती है, और शायद सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसे झगड़ों से परिवार कैसे बच सकते हैं। हाँ, ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि मौखिक समझौते मतलब विश्वास पर आधारित होने के कारण परिवारों में तो आम है ही। बिल्कुल, भरोसे पे ही चलता है सब। लेकिन यही भरोसा जब डगमगाता है ना, तो लिखित दस्तावेजों की कमी वो फिर बड़े संघर्ष खड़े कर देती है। और यहाँ एक दिलचस्प कानूनी और आप कह सकते हैं नैतिक सवाल भी उठता है। क्या? कि भाई एक ऐसा इंतजाम जिस पर सबने कभी सहमति दी थी, सालों तक उस पर अमल भी किया, उसे बाद में सिर्फ इसलिए चुनौती देना कितना सही है क्योंकि किसी का मन बदल गया या शायद उसे अब अन्याय महसूस हो रहा है। हाँ, ये तो है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कानून इस पर काफी स्पष्ट है, हालांकि हाँ, कुछ शर्तें तो हैं। अच्छा, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ बातचीत से, मतलब बिना किसी कागज पत्थर के किया गया बंटवारा कानून की नजर में टिक सकता है? बहुत लोग सोचते हैं कि रजिस्टर नहीं हुआ तो मतलब बेकार है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये एक आम धारणा जरूर है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में मौखिक बंटवारा बिल्कुल कानूनी रूप से मान्य हो सकता है। अच्छा। हाँ, पहली और सबसे बुनियादी शर्त तो यही है कि बंटवारे के समय जितने भी हिस्सेदार थे उन सभी ने उस पर अपनी सहमति दी हो। मतलब कोई भी उस वक्त असहमत ना रहा हो। ये सबकी सहमति जरूरी है। ठीक है, मान लिया सहमति हो गई, सब राजी थे उस वक्त। लेकिन मैंने सुना है, और शायद आप भी इस पर रोशनी डालेंगी, कि सिर्फ सहमत होना ही काफी नहीं होता। खासकर जमीन जायदाद के मामलों में वो कौन सी दूसरी शर्त है जो उसे कानूनी वजन देती है? आप सही कह रहे हैं। सहमति के अलावा दूसरी और शायद सबसे निर्णायक शर्त ये है कि बंटवारा सिर्फ कहा सुनी तक ही ना रहा हो, बल्कि वो हकीकत में एग्जीक्यूट हो गया हो। एग्जीक्यूट? हाँ, एग्जीक्यूट। सरल शब्दों में कहें तो उस पर अमल किया जा चुका हो। मतलब कानून की नज़र में ज़मीनी हकीकत कई बार कागजी सहमति से ज़्यादा वजन रखती है, अगर उस सहमति पर काम हो चुका हो तो। अमल में आने या एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है? मतलब रोजमर्रा की भाषा में इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी ताकि सुनने वाले से अपनी स्थिति से जोड़ सकें। जरूर जरूर। एग्जीक्यूट होने का सिर्फ मतलब है कि बंटवारे के बाद सभी सह हिस्सेदार, मान लीजिए भाई हैं, तो वो अपने अपने तय हिस्से पर वास्तव में काबिज हो गए हों। कब्जा कर लिया वो। हाँ, कब्जा। सिर्फ कागज पर नहीं, असलियत में। और उन्होंने उस हिस्से को अपना मानकर उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया हो। और इससे भी एक कदम आगे, उन्होंने उस हिस्से पर कोई स्थायी या कम से कम अर्धस्थायी किस्म का सुधार या निर्माण कर लिया हो। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? किस तरह के काम उसे एग्जीक्यूटेड मानेंगे? हाँ, कई तरह के काम हो सकते हैं। जैसे अगर खेती की जमीन का बंटवारा हुआ है तो किसी भाई ने अपने हिस्से वाले खेत में मान लीजिए फलदार पेड़ लगा लिए जो कई साल तक फल देंगे। ठीक। या पानी की जरूरत थी तो बोरिंग करवा ली, या अपनी जमीन की मेड़बंदी पक्की कर ली। अगर रहने की जमीन है तो किसी ने अपने हिस्से पर एक कमरा बनवा लिया, या रसोई अलग बना ली, या जानवरों के लिए कोई शेड डाल लिया। हाँ, समझ गया। यहाँ तक कि अगर किसी को थोड़ी उबड़ खाबड़ या बंजर जमीन मिली थी बंटवारे में और उसने अपनी मेहनत से पैसा लगाकर उसे समतल किया, उपजाऊ बनाया, तो ये भी एग्जीक्यूशन का एक मजबूत सबूत माना जाएगा। अच्छा। ये सारे काम क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि बंटवारे को न सिर्फ स्वीकार किया गया, बल्कि उस पर भरोसा करके लोगों ने अपना समय, पैसा और भविष्य का निवेश किया है उसमें। ये दिलचस्प है। तो मतलब काम कितना बड़ा है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये दिखाना कि हाँ, बंटवारे को मानकर सब आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए एक स्थिति लेते हैं। बंटवारा हुए काफी समय बीत गया, 15 साल, 20 साल, शायद 25 साल भी। सब भाई अपने अपने हिस्से पर सुकून से रह रहे हैं, शायद छोटे मोटे निर्माण भी कर चुके हैं जैसा आपने बताया। तो क्या अब कोई एक भाई अचानक उठ के कह सकता है कि नहीं जी, मुझे तो वो सड़क के पास वाली जमीन चाहिए थी जो दूसरे भाई को मिली थी, मुझे अब मेरा हिस्सा ठीक नहीं लग रहा? देखिए, आमतौर पर ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा।
जैसा कि हमारे स्रोत और अदालती फैसले भी इशारा करते हैं, अगर बंटवारा इस तरह से अमल में आ चुका है, सभी पक्ष अपने अपने हिस्सों पर काबिज हैं, उन्होंने उसमें निवेश किया है और सबसे अहम बात, एक लंबा अरसा गुजर चुका है। हाँ, वक्त बीत गया है। हाँ, तो अदालतें सिर्फ इस आधार पर दोबारा बंटवारे की मांग को स्वीकार करने में बहुत हिचकती हैं कि किसी का मन बदल गया है या अब उसे अपना हिस्सा कम लग रहा है। कानून, आप जानते हैं, व्यवस्था और स्थिरता को महत्व देता है। हाँ, ये तो है। बार बार चीजें खुलेंगी तो मुश्किल होगी। जी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक मामला भी है, नरेंद्र कौर बनाम मनजीत सिंह का। वो इसी सिद्धांत को रेखांकित करता है। उसमें यही कहा गया कि एक बार बंटवारा पूरा होकर उस पर अमल हो जाए तो बहुत ज्यादा देरी के बाद उसे चुनौती देना कानूनी तौर पर सही नहीं माना जाता। एक तरह से समय और अमल दोनों मिलकर उस मौखिक बंटवारे को पक्का कर देते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ कि अमल में आ चुके पुराने मौखिक बंटवारे को बदलना मुश्किल है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये नामुमकिन है? क्या ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती जहां वाकई किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो और उसे चुनौती देने का अधिकार हो, भले ही देर हो गई हो? नहीं, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे। कानून अन्याय को सुधारने का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करता, लेकिन वो दरवाजा बहुत छोटा है और उसे खोलने के लिए बहुत मजबूत कारण चाहिए होते हैं। अच्छा। स्रोत स्पष्ट रूप से कुछ गंभीर आधार बताते हैं जहां चुनौती दी जा सकती है, भले ही बंटवारा पुराना हो और अमल में आ चुका हो। ये स्थितियां असाधारण मानी जाती हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं? क्या है वो आधार? मुख्य रूप से 3 आधार माने जाते हैं। पहला, धोखाधड़ी, फ्रॉड। फ्रॉड। हाँ, अगर ये अकाट्य सबूतों से साबित किया जा सके कि बंटवारा करते समय किसी एक पक्ष के साथ जानबूझकर योजना बनाकर धोखा किया गया था, उसे अंधेरे में रखा गया या गलत जानकारी दी गई जिससे उसका नुकसान हुआ। दूसरा आधार है महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अच्छा, ये क्या है? मतलब अगर बंटवारे के समय संपत्ति से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी तथ्य थे जिनकी जानकारी बंटवारे के नतीजे पर असर डाल सकती थी और उन्हें जानबूझकर किसी एक या अधिक पक्षों से छिपाया गया। जैसे मान लीजिए ये छिपा लिया कि जमीन के एक हिस्से के नीचे कोई कीमती खनिज है, ओहो। या उस पर सरकार की कोई ऐसी योजना आने वाली है जिससे उसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, तो ये तथ्यों को छिपाना हुआ। समझ गया। और तीसरा आधार? तीसरा आधार है किसी वैध सहस्वामी या सह खातेदार को बंटवारे की प्रक्रिया से ही पूरी तरह बाहर रखना, एक्सक्लूजन ऑफ अ राइटफुल को ओनर। मतलब जिसका हक था उसे बुलाया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर उस संपत्ति में हिस्से का हकदार था, जैसे कोई और भाई या बहन, लेकिन उसे बंटवारे में शामिल ही नहीं किया गया, न उसे बुलाया न उसे कोई हिस्सा दिया। ये तीसरा वाला तो वाकई बहुत गंभीर लगता है। ये तो सीधे सीधे हक मारने वाली बात हो गई। बिल्कुल। जैसे कुछ भाइयों ने मिलकर किसी एक भाई को पूछा ही नहीं, साइड कर दिया। बिल्कुल सही समझा आपने। मान लीजिए एक पिता की मृत्यु के बाद उनके 4 बेटे थे, सब पैतृक संपत्ति के बराबर के हकदार थे, लेकिन 3 बेटों ने आपस में मिलकर सारी जमीन बांट ली और चौथे भाई को ना तो पूछा न कोई हिस्सा दिया। ये उस बंटवारे को अवैध घोषित करवाने का एक बहुत ही ठोस आधार है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी काले एंड अदर्स बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन जैसे मामलों में इस सिद्धांत को माना है कि यदि किसी कानूनी हकदार को बंटवारे में उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है तो ऐसा बंटवारा मान्य नहीं होगा, उसे रद्द किया जा सकता है। चलिए अब इसे एक और आम स्थिति से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए बंटवारा कई साल पहले हुआ था, शायद मौखिक ही था, सब अपने हिस्से पर रह रहे हैं, लेकिन अब कोई एक भाई जिसे शायद उस समय कम हिस्सा मिला था या अब उसकी जरूरतें बढ़ गई हैं, वो फिर से अपना हिस्सा मांग रहा है। उसके कानूनी अधिकार क्या होंगे? ये कैसे तय होगा कि उसका दावा कितना मजबूत है या कमजोर? ये एक जटिल सवाल है और इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो जो बंटवारा हुआ था वो किस शक्ल में हुआ था। क्या कोई रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड है? रजिस्टर्ड विभाजन पत्र? जी हाँ, पंजीकृत विभाजन पत्र। अगर वो मौजूद है और उस पर सभी सहमालिकों, मतलब सभी भाइयों और बहनों, अगर वो भी हिस्सेदार थीं, ने हस्ताक्षर किए हैं और वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज है, तो उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। उसे कानून में अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। हाँ, सिवाय धोखाधड़ी जैसे बहुत ही गंभीर और साबित करने योग्य आरोपों के। लेकिन ज्यादातर मामले शायद ऐसे ही होते होंगे जहां कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं होती,
मान लीजिए बस घर के बुजुर्गों ने बैठकर तय कर दिया था, या शायद एक सादे कागज पर कुछ लिख लिया था जिसे फैमिली सेटलमेंट कह देते हैं, हाँ हाँ पर उसे रजिस्टर नहीं कराया, जी तब क्या होगा? बिल्कुल। यहीं पर ज्यादातर विवाद खड़े होते हैं और चुनौती की गुंजाइश बनती है। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक था या किसी गैर पंजीकृत दस्तावेज मतलब अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट पर आधारित था, तो उसे चुनौती देना कानूनी तौर पर संभव है। हालांकि मैं फिर कहूंगी, ये आसान फिर भी नहीं है, खासकर अगर उस पर अमल होते हुए काफी समय बीत गया हो। तो वो भाई किन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक चुनौती दे सकता है? मतलब किन बातों से उसका दावा मजबूत होगा? स्रोत कुछ मुख्य बातें बताते हैं इसके लिए। पहला, यदि वो साबित कर सके कि उसने किसी कथित बंटवारे के दस्तावेज या फैमिली सेटलमेंट पर कभी दस्तखत ही नहीं किए थे, साइन ही नहीं किए। हाँ, या उसकी सहमति ली ही नहीं गई थी। दूसरा, यदि वो ठोस सबूतों से दिखा सके कि उसे जो हिस्सा मिला वो वास्तव में अनुचित था, मतलब बाकी भाइयों की तुलना में क्षेत्रफल में या क्वालिटी में बहुत कम था और ये भेदभाव जानबूझकर किया गया था। ठीक। तीसरा, समय सीमा का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। कानून में संपत्ति पर कब्जे से जुड़े दावों के लिए एक सीमा अवधि होती है, लिमिटेशन पीरियड। हाँ, आपने पहले भी बताया। जी, वो आमतौर पर 12 साल की होती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत अगर उसे बंटवारे की जानकारी मिले या उसके अधिकार से वंचित हुए 12 साल से कम समय हुआ है, तो वो अदालत जा सकता है 12 साल के अंदर। जी। चौथा, यदि संपत्ति पैतृक थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और वो जन्म से उसमें हिस्सेदार था, जिसे कानून की भाषा में को-पार्टनर कहते हैं, मतलब जिसका पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही कानूनी हक बन जाता है हिंदू कानून के अनुसार, तो उसका दावा ज्यादा वजन रखता है। और उसके उलट वो कौन सी बातें हैं जिनसे उसका दावा कमजोर पड़ जाएगा या खारिज भी हो सकता है? दावा खारिज होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब, पहला, जैसा हमने पहले कहा, अगर उसने किसी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड पर हस्ताक्षर किए थे और अपना हिस्सा स्वीकार किया था, दस्तखत कर दिए थे। हाँ। दूसरा, अगर उसे बंटवारे की जानकारी मिले या बंटवारा हुए 12 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ठीक है। इस स्थिति में उसका दावा समय बाधित यानी टाइम बार्ड माना जाएगा और अदालत उसे सुनेगी ही नहीं। 12 साल निकल गए तो मतलब केस खत्म। मोटा मोटा हाँ। तीसरा, यदि वो बंटवारे में मिले अपने हिस्से को पहले ही किसी और व्यक्ति को बेच चुका है, जाहिर है अगर उसने अपना हिस्सा बेच दिया तो वो बाद में उसी हिस्से या अतिरिक्त हिस्से की मांग कैसे कर सकता है? सही बात है। चौथा, अगर उसने औपचारिक रूप से एक त्याग पत्र यानी रिलिंक्विशमेंट डीड मतलब अपना हक छोड़ने का कानूनी दस्तावेज बना दिया है और उसे रजिस्टर भी करा दिया है। अच्छा, अगर हक छोड़ दिया है पहले ही? जी। इन स्थितियों में बाद में हिस्सा मांगना कानूनी रूप से लगभग असंभव हो जाता है। ये कानूनी बारीकियां वाकई ध्यान देने लायक हैं, और जैसा आपने कहा ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, अदालती फैसले लगातार इन्हें आकार देते रहते हैं। हमारे श्रोत कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का जिक्र करते हैं। ये केस लॉ हमें इस विषय पर क्या खास रोशनी डालते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जो इन सिद्धांतों को स्थापित करते हैं और स्पष्ट भी करते हैं। उदाहरण के लिए अंगिदी चंद्रन्ना बनाम शंकर व अन्य का हालिया फैसला, शायद 2025 का, इस बात पर मोहर लगाता है कि एक बार वैध बंटवारा हो जाने के बाद हर भाई या हिस्सेदार को मिला हिस्सा उसकी अपनी निजी मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। अच्छा, वो उसकी अपनी कमाई हुई मानी जाएगी? हाँ, एक तरह से उसकी अपनी निजी संपत्ति हो जाती है। वो फिर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रहती। इसका सीधा मतलब है कि उस हिस्से पर किसी दूसरे भाई का कानूनी दावा नहीं बनता जब तक कि बंटवारा खुद ही अवैध साबित न हो जाए। यानी बंटवारे के बाद संपत्ति का जो चरित्र है, नेचर है, वही बदल जाता है। वो संयुक्त से व्यक्तिगत हो जाती है। दिया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत बंटवारे के बाद उस संपत्ति के संबंध में संयुक्त परिवार का दर्जा खत्म हो जाता है। हिस्सेदार अब टेनेंट्स इन कॉमन बन जाते हैं। टेनेंट्स इन कॉमन, हाँ, जिसका मतलब है कि उनके हिस्से परिभाषित और अलग-अलग हो जाते हैं, भले ही जमीन पर अभी भौतिक विभाजन ना हुआ हो। एक और महत्वपूर्ण पुराना फैसला है चंदर सेन बनाम अन्य 1986 का। इसने स्पष्ट किया था कि HSA 1956 लागू होने के बाद अगर किसी बेटे को अपने पिता से विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो वो उसकी अपनी निजी संपत्ति मानी जाएगी, न कि उसके और उसके बेटों की एक नई HUF संपत्ति। अच्छा, ये उन मामलों में अहम हो जाता है जहां बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो। और उस 12 साल की समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड,
इसके बारे में कोई खास न्यायिक पुष्टि, क्योंकि ये बहुत अहम लगता है। हाँ बिल्कुल। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य 2020 का ऐतिहासिक मामला, जो मुख्य रूप से बेटियों के पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार पर केंद्रित था, उसने भी इस बात को दोहराया कि पुराने बंटवारों को चुनौती देने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत 12 साल की सीमावधि लागू होती है। ठीक है। और ये अवधि कब से शुरू होती है? ये तब से शुरू होती है जब बंटवारे से प्रभावित व्यक्ति को अपने अधिकार से वंचित किए जाने की स्पष्ट जानकारी मिलती है। मतलब सिर्फ शक नहीं, स्पष्ट जानकारी। अज्ञानता में बीता समय इसमें गिना नहीं जाता, लेकिन जानकारी मिलने के बाद 12 साल के अंदर दावा करना होता है। तो इन सब कानूनी प्रावधानों और अदालती फैसलों का निचोड़ क्या निकलता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसी स्थिति में फंसा है, चाहे वो अपने हिस्से का बचाव कर रहा हो या दावा कर रहा हो? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो हमारे स्रोत बार बार बताते हैं वो ये है कि एक ऐसा बंटवारा जो पूरा हो चुका है, जिस पर अमल किया जा चुका है, मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, और जिसे हुए काफी समय बीत चुका है, खासकर 12 साल से ज्यादा, उसे कानूनी तौर पर पलटना या उसमें बदलाव करवाना बेहद मुश्किल काम है। कानून अंतिम रूप दिए जा चुके मामलों को स्थायित्व देना चाहता है। चुनौती केवल तभी सफल हो सकती है जब धोखाधड़ी, जानबूझकर तथ्यों को छिपाना, किसी हकदार को पूरी तरह से बाहर रखना या कोई और इसी तरह का गंभीर अन्याय, वो भी अकाट्य सबूतों के साथ साबित किया जाए। सबूत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबूत पेश करने का सारा बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर होता है जो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और ये एक बहुत भारी बोझ होता है जिसे उठाना आसान नहीं होता। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। मतलब चुनौती देना आसान नहीं है। तो अगर ये इतना जटिल और मुश्किल है, तो परिवार इन दर्दनाक, महंगे और सालों तक चलने वाले मुकदमों से पहले ही कैसे बच सकते हैं? क्या बचाव के लिए कुछ ठोस कदम हैं जो परिवार उठा सकते हैं? रोकथाम कैसे वो? निश्चित रूप से। और बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है, जैसा कहते हैं। स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी उपाय सुझाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, बंटवारे को कभी भी सिर्फ मौखिक या जुबानी भरोसे पर न छोड़ें। अच्छा। हमेशा एक लिखित दस्तावेज तैयार करें, जिसे पार्टीशन डीड या विभाजन पत्र कहा जाता है। इसमें संपत्ति का पूरा विवरण, सभी हिस्सेदारों के नाम और उन्हें मिलने वाले हिस्सों का, जैसे कौन सा हिस्सा किधर है, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नक्शा भी लगा सकें तो और अच्छा। हाँ, नक्शा जरूरी होता है जी। और सबसे जरूरी, इस डीड को स्थानीय उपनिबंधक यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विधिवत पंजीकरण कराएं, रजिस्टर कराएं। इस पर सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर और कम से कम 2 गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। ये बंटवारे को सबसे मजबूत कानूनी आधार देता है। पंजीकरण ये सबसे अहम है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? दूसरा अहम कदम है म्यूटेशन। म्यूटेशन? हाँ, जिसे आम भाषा में दाखिल खारिज कहते हैं। अच्छा, दाखिल खारिज। जी। बंटवारा रजिस्टर होने के बाद ये जरूरी है कि सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अलग-अलग दर्ज कराएं। अगर संपत्ति शहरी क्षेत्र में है, मकान, दुकान, प्लॉट, तो नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत के रिकॉर्ड में। अगर संपत्ति कृषि भूमि है, खेत है, तो तहसील कार्यालय में राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी में अपने नाम अलग-अलग कब्जे के साथ दर्ज कराएं। अच्छा, रिकॉर्ड अपडेट कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। इससे भविष्य में मालिकाना हक को लेकर कोई भ्रम नहीं रहता। ठीक है। और कोई तीसरा उपाय? तीसरा उपाय है लगातार सबूत इकट्ठा करते रहना कि बंटवारे का पालन हो रहा है। जैसे अगर सबके नाम अलग अलग म्यूटेट हो गए हैं, तो अपने अपने हिस्से के प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, हाँ, टैक्स रसीदें, बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सब अपने नाम से बनवाएं और उन्हें संभाल कर रखें। अगर किसी ने अपने हिस्से पर कोई निर्माण या सुधार कराया है, तो उसके दस्तावेज जैसे नक्शा पास कराने का पत्र, खरीदे गए सामान के बिल, ठेकेदार को दिए गए भुगतान की रसीदें, ये सब भी महत्वपूर्ण सबूत बन जाते हैं आगे चलकर। सही बात है। ये सभी दस्तावेज मिलकर ये साबित करते हैं कि बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी पूरी तरह से लागू है और सभी पक्ष उसे मानकर चल रहे हैं। ये बाद में बहुत काम आते हैं अगर कोई विवाद खड़ा हो। एक छोटा लेकिन बहुत व्यवहारिक सवाल, अगर दुर्भाग्यवश विवाद हो ही जाता है, तो ऐसे मामले किस अदालत में जाते हैं? क्या सभी तरह के संपत्ति के बंटवारे के झगड़े एक ही जगह सुने जाते हैं? क्षेत्राधिकार क्या है? नहीं, ये संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्रोत बताते हैं कि अगर विवाद
आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति से जुड़ा है, जैसे मकान, दुकान, शहरी प्लॉट, तो मामला आमतौर पर सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय में दायर किया जाता है। सिविल कोर्ट। जी, लेकिन अगर विवाद कृषि भूमि से संबंधित है, जिसे आराजी या भूमिधरी कहते हैं, जिसकी खतौनी बनती है, लगान जमा होता है, तो ऐसे मामलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र अक्सर रेवेन्यू कोर्ट यानी रेवेन्यू कोर्ट के पास होता है। रेवेन्यू कोर्ट? हाँ, जो आमतौर पर तहसील स्तर पर काम करते हैं, जैसे तहसीलदार या एसडीएम की अदालत। इसलिए सही फोरम का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है, वरना केस खारिज हो सकता है। तो कुल मिला के जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि मौखिक समझौते या जुबानी जमा खर्ची भले ही रिश्तों की गर्माहट में उस वक्त आसान लगें, लेकिन ये भविष्य के लिए एक अनिश्चितता और संभावित संघर्ष का बीज बो देते हैं। बिल्कुल। औपचारिक दस्तावेजीकरण, पंजीकरण और रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखना, ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं लगती, बल्कि पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए भी बेहद अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह पूरी चर्चा कानूनी जागरूकता के महत्व को भी उजागर करती है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में या प्रक्रिया को जटिल समझकर इन औपचारिकताओं से बचते हैं, जिसके फिर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कौन झंझट करें। जी, यदि परिवार के सदस्य बंटवारे के समय थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाते हुए कानूनी प्रक्रियाओं को समझें और उनका पालन करें, तो वे न केवल खुद को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सालों चलने वाली मुकदमेबाजी, मानसिक तनाव और भारी आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। सही बात है। इससे न सिर्फ परिवारों के रिश्ते बचते हैं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी मुकदमों का बोझ कम होता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक पारिवारिक इंतजाम वो औपचारिक वस्तुनिष्ठ कानूनी ढांचों से टकराते हैं। जब विवाद पैदा होता है, कानून भावनाओं को कम, सबूतों और प्रक्रियाओं को ज्यादा तरजीह देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, अपने श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं इस चर्चा के अंत में। कानूनी स्पष्टता और नियमों की दुनिया से परे जरा इस पर गौर करें, एक मौखिक समझौता जो शायद दशकों पहले पूरी नेक नियति और आपसी सहमति से की गई थी, आज परिवार के सदस्यों की बदलती जरूरतों, उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं या शायद न्याय की उनकी अपनी व्यक्तिगत और विकसित होती धारणा से कैसे टकराती हैं। परिवार उस भावनात्मक और ऐतिहासिक बोझ से कैसे निपटते हैं, खासकर तब भी जब शायद कानूनी रास्ता उन्हें एक अलग, ज्यादा साफ दिशा दिखा रहा हो। ये कानूनी मुद्दे से कहीं ज्यादा गहरा एक मानवीय सवाल है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।